Hello everyone, welcome to my online prep. So we meet again for the class 2 of our revision series. JIB एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, these are very close और अब आपका रिवीजन फुल स्पीड में होना चाहिए। तो आपके रिवीजन को और इजी करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए माय ऑनलाइन प्रेप आप सबके लिए लेकर आए हैं रिवीजन सीरीज। इसमें हम लोग मॉड्यूल वाइज हर एक यूनिट का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड दिस सीरीज इज फॉर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो सारे एमसीक्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ ही हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे एमसीक्यू से रिलेटेड हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्लास 2 ऑफ दिस सीरीज। ऑल राइट, सो हमने जो क्लास फर्स्ट थी उसमें डिस्कस किए थे चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ द मॉड्यूल ए, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन एंड रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस। अब क्लास 2 में हम लोग इस मॉड्यूल के बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो टाइम हमारे पास बचा है ये इतना नहीं है कि हम एक पूरे चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करते चले। यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मोर ओवर आप क्या कर सकते हो, इस एमसीक्यूज के अलावा आप मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप पॉसिबल हो वो दो, ताकि आपको एग्जाम का एक आइडिया रहे। तो आप माई ऑनलाइन प्रेप के ऐप पे जाके या फिर ये जो साइट है myonlineprep.com, इस पे भी जाके फ्री मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम का आइडिया रहे, जो एग्जाम में प्रेशर होता है उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। उसके अलावा आप क्या करोगे, आप ये एमसीक्यूज देखोगे और आप बाद में जाके उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। All right, so here's our first question from our chapter 3, applicability of retail banking concepts. ये मॉड्यूल का चैप्टर 3 है। So the question asks, processing of services in retail banking is basically approached from which dimension? इसमें पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग में किस डायमेंशन से, किस तरीके से सर्विसेज को प्रोसेस किया जाता है। द ऑप्शंस आर ए, इन हाउस रिसोर्स, बी, some products processed in house and some are outsourced, option C, outsourcing of entire process, and option D, all of the above. तो पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। इन हाउस रिसोर्स क्या होता है। इन हाउस रिसोर्स होता है when the assignment of a project is done to a person or department within the company, within the company। अगर जो बैंक है वो अपने ही किसी एम्प्लॉय को या डिपार्टमेंट को कोई प्रोसेस देता है, कोई सर्विस प्रोड्यूस करने का फंक्शन देता है, तो वो होता है इन हाउस। इन हाउस, इन द हाउस। सेकेंड, आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग होता है जिसमें सारा जो पूरा प्रोसेस होता है उसको थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी, इट इज डन व्हेन एक किसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसी से सर्विसेज को गेन किया जाता है। ये होता है आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्स होता है कंपनी के बाहर। एंड सम प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड इन हाउस एंड सम आर आउटसोर्स। कुछ प्रोडक्ट्स जो इन हाउस प्रोड्यूस किए जाते हैं कंपनी के ही डिपार्टमेंट से, और कुछ को आउटसोर्स किया जाता है किसी थर्ड पार्टी से। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही तरीके हैं, तीनों ही डायमेंशंस हैं जिसके थ्रू सर्विसेज को प्रोसेस किया जाता है अंदर रिटेल बैंकिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। The second question says the entire process for products and services in retail banking is done through in-house resource by which category of bank? Again, it's from the same concept. ये पूछ रहा है कि in-house resourcing, complete in-house resourcing कौन सा type या कौन सी category of bank perform करता है। The options are public sector banks, B, old private sector and PSBs, C, new private sector banks, and D, foreign banks। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें तो जो एक तो सारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, प्रोडक्ट रेंज का, इट इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजी, द डिलीवरी मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आती है जो सर्विसेज के अंदर आते हैं। उसके अलावा कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें इन हाउस कौन सी कैटेगरी यूज करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो मोस्टली हैं दीज यूज इन हाउस, यस, ये इन हाउस रिसोर्सिंग करते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें वो आउटसोर्सिंग भी करते हैं, जैसे कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इन सब के लिए वो आउटसोर्सिंग यूज करते हैं, वरना बाकी सारी सर्विसेज के लिए वो इन हाउस यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज ओल्ड
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन हाउस यूज करते हैं डेफिनेटली. ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यस, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इन हाउस यूज करते हैं. उसमें भी वो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो इन हाउस के थ्रू ही करते हैं. और लेकिन जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, दैट इज ऑप्शन सी, ये क्या करते हैं, ये आउटसोर्सिंग करते हैं. ये क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड मिक्स क्रिएट करते हैं. बैलेंस मिक्स, जिसमें क्या होता है कि वो ज्यादातर चीजें आउटसोर्सिंग के थ्रू करेंगे और हो सकता है कुछ चीजें वो इनसोर्स भी करें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है उनका, वो आउटसोर्स करते हैं. एंड फॉरेन बैंक्स जो होते हैं, फॉरेन बैंक्स इज मोस्टली आउटसोर्स, मोस्टली आउटसोर्स या फिर कंप्लीटली आउटसोर्स अगर होगा तो वो फॉरेन बैंक्स में आएगा, इवन द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. लेकिन जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं और पीएसबीज होते हैं, इसमें मोस्टली या मैक्सिमम इन हाउस होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दे यूज इन हाउस resource, right? So option number B is the correct answer. Moving on, question number 3, which is related to the pricing of products and services. So the question says, in the pricing of products and services, it is based on certain fundamental parameters. What are those parameters? तो question क्या बोल रहा है कि pricing of goods and services कुछ fundamental parameters पे depend करती है. वो parameters क्या हैं? Option A, market dynamic, risk perception, return expectations, customer profile. Option B, tenure, duration, resources position, asset liability management position. Option C, government and other country currencies influence. And option D, both A and B. तो यहाँ पे हम लोग अगर एक जनरली सोचे कि रिटेल बैंक क्या क्या फंडामेंटल्स यूज करेगा या किन चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, वो किस रेट पे उसे मार्केट में सेल करेंगे. तो मार्केट डायनेमिक्स, यस, मार्केट में किस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, डेफिनेटली. रिस्क परसेप्शन, हाँ, क्योंकि रिटेल बैंकिंग की बात हो रही है, यहाँ पे लो टिकट कस्टमर्स होते हैं तो वो रिस्क को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे. रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, डेफिनेटली जो प्रॉफिट है उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है. कस्टमर प्रोफाइल, अगेन इट इज कस्टमाइज, कस्टमर बेस्ड, जो कस्टमर की नीड्स होती हैं तो कस्टमर प्रोफाइल भी होगा. टेन्योर, किस टाइम पीरियड के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको कंसिडर किया जाएगा. ड्यूरेशन क्यों कंसिडर किया जाएगा. रिसोर्सेज पोजीशन, किस तरीके से रिसोर्स आउटसोर्स किया गया है, इनसोर्स किया गया है, क्या रिसोर्सेज यूज गई हैं. एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन, इसको भी कंसिडर करेगा. तो ये सारी चीजें तो कंसिडर करता है. ऑप्शन सी बोल रहा है गवर्नमेंट इन अदर कंट्री करेंसीज इन्फ्लुएंस. तो क्या इससे हम लोग के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग इफेक्ट होगी? इससे नहीं होगी. गवर्नमेंट से या फिर अदर कंट्री की करेंसी के इन्फ्लुएंस से नहीं होगी. ज्यादा से ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज डी. डी बोल रहा है बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. तो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर्स हैं जिससे प्राइसिंग की जाती है एक प्रोडक्ट और सर्विस की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. मूविंग ऑन, now we have question number 4. Question number 4 says, what special features are there in retail banking compared to wholesale banking? तो रिटेल बैंकिंग होलसेल बैंकिंग से कैसे डिफरेंट है या फिर इसमें क्या स्पेशल फीचर्स है जो होलसेल बैंकिंग में नहीं है? ऑप्शंस आर ए, लो एनपीए इम्पैक्ट. ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स लेसर. ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट एंटिटीज. ऑप्शन डी, ए एंड बी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन सी को हटा देंगे क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज किससे डील करता है, ये होलसेल बैंकिंग का पार्ट है. फिर हम देते हैं लो एनपीए इम्पैक्ट. जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो क्या रिटेल बैंकिंग में एनपीए का ये इम्पैक्ट कम होता है? डेफिनेटली. किस रीजन से? इसका रीजन क्या है कि एक तो जो लोन्स दिए जा रहे हैं, लोन्स आर स्मॉलर. होलसेल बैंकिंग किससे डील करता है, ये लार्ज लार्ज कस्टमर से डील करता है जो कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, या फिर दे आल्सो डील विद अदर बैंक्स. तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर होलसेल बैंकिंग के अंदर एनपीए होता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा. लेकिन जो रिटेल बैंकिंग होती है इसमें स्मॉलर इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं तो उनपे एनपीए का इम्पैक्ट नहीं पड़ता. दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लेसर. यस,
जो डिपॉजिट ही प्रोवाइड करते हैं, अगेन दिस इज फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर्स जिनका बहुत हाई, बहुत लार्ज डिपॉजिट नहीं होता है, ये उनके पर्सनल नीड्स के लिए होता है। इसलिए इनके जो कॉस्ट होते हैं या फिर जो ये इनको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है बैंक को टू मेंटेन द अकाउंट्स, दिस इज लेसर। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। एक और पॉइंट क्या होता है इसमें, हम लोग जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है उनका क्रेडिट वर्दीनेस ये मेजर कर सकते हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस मेजर करने के बाद मैं लोन प्रोवाइड करूंगी, जो बैंक होगा वो लोन देगा, तो इसकी वजह से अगेन जो एनपीए का इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। तो इस वजह से ये दोनों स्पेशल फीचर्स हैं या फिर एडवांटेजेस हैं दैट द रिटेल बैंक हैज ओवर होलसेल बैंकिंग। Let's move to the next question. Okay, so the question says, when is the horizontal model adopted in retail banking? तो retail banking कुछ models को adopt करता है, जैसे horizontal model है, vertical model है, dominant and उसमें predominant है। तो horizontal model के अंदर उसको कब adopt किया जाता है? Option A, level of customer information available in a single platform. Option B, offering multiple products or services. Option C, offering services across assets, liabilities and other services. And option D, all of the above. तो horizontal model क्या होता है? It is actually a modular structure. It is a modular structure that offers different products and offers also the process models for end-to-end end-to-end solutions। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद अक्रॉस एसेट्स, लायबिलिटीज एंड अदर सर्विसेज, ये प्रोसेस मॉडल है, डिफरेंट तरीके के प्रोसेस मॉडल, तो ऑप्शन सी भी ठीक है। और एंड टू एंड सोल्यूशन मतलब कि ये कस्टमर इंफॉर्मेशन को यूज करता है and this information is available in a single platform. So A, B and C, all of the above are correct. Horizontal model तब adopt किया जाता है जब ये तीनों चीजें एक बैंक ऑफर कर रहा होता है। So the correct option is option D. Next, so the question says, when the vertically organized model provides functionality under retail banking. तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल मॉडल का देखा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कब यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर ए, सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस। ऑप्शन बी, एंड टू एंड सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी, स्कोप फॉर enlarging द क्रॉस सेलिंग। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या चीजें हैं जो कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल जिसमें यूज किया जाता है? तो क्या एंड टू एंड सॉल्यूशंस होते हैं? तो हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल मॉडल में तो ये नहीं होता है, तो हम लोग का बी ऑप्शन जो हो गया ये एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं कि जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल होता है इसका डेफिनेशन क्या है। तो इट इज यूज प्रोडक्ट्स अक्रॉस प्रोडक्ट्स एंड विद कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन एंड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? जो कस्टमर डेटाबेस यूज हो रहा है ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो ऑप्शन ए ये सही है। स्कोप फॉर एनलार्जिंग क्रॉस सेलिंग, नहीं, ये अक्रॉस प्रोडक्ट्स यूज हो रहा है, क्रॉस सेलिंग यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया एंड ऑप्शन डी भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ए कि वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो वी नो रिटेल बैंकिंग क्या है। रिटेल बैंकिंग इट डील्स विद इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो इंडिविजुअल कस्टमर से डील करता है, उसके अलावा मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन बैंकिंग, राइट, ऑनलाइन बैंकिंग ये प्रोवाइड करता है क्योंकि ये मल्टीपल चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर ब्रांच एज वेल एज डिजिटल चैनल है। फिर मीडियम बिजनेस, हाँ, इंडिविजुअल्स या फिर जो स्मॉल बिजनेस होते हैं तो मीडियम बिजनेस ये भी इंक्लूड होता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको बेटर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। बैंक्स जो होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द हायर इनकम पीपल। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या रिटेल बैंकिंग में होते हैं? नहीं होते हैं, तो ये कॉर्पोरेट एंटिटीज गलत है। यहाँ पे क्या चीज होगी, कॉर्पोरेट एंटिटीज किसके अंदर आते हैं? ये आता है जो होलसेल बैंकिंग होती है, ये रिटेल बैंकिंग के अंदर नहीं आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट एंटिटीज विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The question says, which one of the following forms the backbone of retail banking income? Retail banking income, जो retail banks होते हैं उनको उनकी income कहाँ से receive होती है? Options are liability products, option B asset products, option C third party products and option D both A and B. तो banks को उनकी income कहाँ से मिलेगी? उनको income किधर से मिलती है? वो जो interest earn करते हैं, वो लोन्स देते हैं और फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, यहाँ से उनकी इनकम होती है जो बेसिक इनकम होती है। तो इंटरेस्ट वो किधर से अर्न करेंगे? असेट प्रोडक्ट से। लाइबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, लाइबिलिटी प्रोडक्ट का तो जैसे डिपॉजिट्स होते हैं, अगर कोई डिपॉजिट क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे बैंक को कोई इनकम नहीं अर्न हो रही है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें हैं, ये भी बैंक को इनकम नहीं प्रोवाइड करती हैं। एसेट प्रोडक्ट्स लाइक लोन्स retail loans etc, all these they provide profit or they provide interest to the bank and they form the backbone of the retail banking income, right? So option B is the correct option. अब ये हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर या फिर जो एक्चुअली मॉड्यूल के फोर्थ चैप्टर है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। Okay, so the first question from chapter 4, branch profitability. This asks, dash are the four broad categories of risk that commercial banks are exposed to. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कमर्शियल बैंक्स को किस तरीके के रिस्क को फेस करना पड़ता है? ऑप्शन ए क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ऑप्शन बी क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, मार्केट रिस्क एंड लीगल रिस्क। ऑप्शन सी एक्सचेंज रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, operational risk and liquidity risk, and option D interest rate risk, credit risk, market risk and legal risk. तो कौन से रिस्क होते हैं? हम ऑप्शन ए से देखते हैं, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क पहले क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है अगर देयर इज नॉन रीपेमेंट, अगर कोई लोन है उसको इंडिविजुअल पे नहीं कर रहा है वापस, तो ये लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस, तो ये क्रेडिट रिस्क में आता है, डेफिनेटली कमर्शियल बैंक से फेस करना पड़ता है। फिर लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क होता है जब इन्वेस्टर्स दे आर अनेबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म डेट, तो अगर इन्वेस्टर्स अपने शॉर्ट टर्म डेट को नहीं कंप्लीट कर पा रहे, मीट कर पा रहे हैं, लिक्विडिटी रिस्क ये भी होता है कमर्शियल बैंक में। मार्केट रिस्क रेफर्स टू द प्राइसिंग एंड द वोलेटिलिटी, जो वोलेटाइल अगर होता है मार्केट, ये भी आता है कमर्शियल बैंक में। एंड ऑपरेशनल रिस्क होता है अगर कोई इंटरनल मैनेजमेंट रिलेटेड रिस्क है या फिर किसी स्टाफ से रिलेटेड, वो आता है ऑपरेशनल रिस्क में। बी ऑप्शन में हमारे पास इसके अलावा क्या, इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क होता है जो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज हो रहे होते हैं, तो ये नहीं आएगा। एंड देयर इज लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है? जो लॉ रिलेटेड होता है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी में एक्सचेंज रिस्क, ये क्या होता है? ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो ये कमर्शियल बैंक्स नहीं फेस करते। एंड ऑप्शन डी में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, जिसको ये भी बैंक से रिलेटेड नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, दैट इज क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये सारे these are the four types of categories of risk that the commercial banks are exposed to. So option A is the correct answer. Moving on, the question asks difference between profit and profitability. प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो हम लोग जो डेफिनेशन इन दोनों की इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट which tells us the difference between our revenue minus expenditure. तो revenue minus expenditure जो होगा वो total amount हमारा profit होता है। Profitability on the other hand, it is not an absolute amount, it is a relative measure. It is a relative measure जिसमें हम लोग देखते हैं कि बैंक्स किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहा है फॉर इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो
प्रॉफिटेबिलिटी इज द एब्सोल्यूट अमाउंट, तो ये तो नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी हमने अभी देखा वो रिलेटिव मेजर है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, तो ए गलत हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट आर द सेम थिंग, नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये एब्सोल्यूट अमाउंट होता है प्रॉफिट और ये रिलेटिव मेजर होता है प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, ये भी ठीक है। while profitability is a relative measure of efficiency, right, ये रिलेटिव मेजर है प्लस ये बैंक की एफिशिएंसी को मेजर करता है, तो ऑप्शन सी डेफिनेशन सही है। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द टोटल रेवेन्यू वाइल प्रॉफिट मेजर्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन सी जो कि बता रहा है कि प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस while profitability is a relative measure of efficiency। तो प्रॉफिट क्या होता है, जो अमाउंट हमारे पास बचता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, वो मेरा प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी होगा, ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही हूँ फॉर एफिशिएंसी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दीज आर द करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, द क्वेश्चन सेज डैश इज द मेन सोर्स ऑफ अ बैंक्स प्रॉफिट। ये पूछ रहा है कि बैंक का प्रॉफिट कहाँ से अर्न होता है, बैंक कहाँ से प्रॉफिट मेक करता है। ऑप्शंस, ए इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट्स एसेट्स, बी फीस चार्ज फॉर इट्स सर्विसेज, सी इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स लायबिलिटीज, एंड डी बोथ ए एंड बी। सो इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट्स एसेट्स, एसेट्स जैसे कि लोन्स या फिर इन्वेस्टमेंट, तो इस पे बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है, डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव। फीस चार्ज फॉर सर्विसेज, बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि एटीएम, ऑल्सो द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है जैसे कि स्टोरेज या फिर लॉकर फैसिलिटीज, तो यहाँ पे ये कुछ फीस चार्ज करता है, ठीक है, तो यहाँ से भी इसका प्रॉफिट अर्न होता है। सी इज इंटरेस्ट पेड ऑन लाइबिलिटीज, ये तो पे कर रहा है ना लाइबिलिटीज पे, जैसे कि डिपॉजिट्स क्रिएट किए गए तो उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है जैसे कि, तो ये नहीं होता, ये नेगेटिव होगा, ये प्रॉफिट नहीं है, ये बैंक का क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। तो द करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड बी। ऑप्शन डी, both A and B, interest earned on its assets and fees charged for its services. These are the sources of profit for a bank. Let's move on to the next question. Okay, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेवरेज और गियरिंग इन बैंकिंग इज नोन एज, बैंकिंग में लेवरेज या गियरिंग ये क्या होता है। ऑप्शंस आर ए द एक्सटेंट टू विच अ बैंक फंड्स इट्स असेट्स विद बोरोइंग्स rather than equity, ऑप्शन बी the amount of interest earned on securities, option C the ratio of loans and advances to deposits and borrowings, and option D the ratio of assets to liabilities। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लेवरेज या गियरिंग क्या होता है, तो लेवरेज या गियरिंग क्या होता है, इट इज एक्चुअली रेफर्स टू द यूज ऑफ द borrowed funds to finance investments or operations in banking. So leverage या gearing refers to the extent to which a bank uses the borrowed funds or liabilities to fund its asset rather than relying on equity। तो यहाँ पे क्या है, बैंक अपने फंड्स को यूज कर रहा है, अपने एसेट्स को यूज कर रहा है ताकि वो कर सके, फंडिंग कर सके, लेकिन यहाँ पे वो इक्विटी को यूज नहीं कर रहा है। So the correct option is option A, the extent to which a bank funds its assets with borrowings rather than equity। वो borrow करेगा funds को, फिर वो financial investment करेगा या loans देगा, वो borrowings के थ्रू करता है, equity के थ्रू नहीं करता है। This is known as leverage or gearing in banking। So option A is right and all the other options are not right। Moving on, the next question is in banking what is the objective of business realignment। business realignment का focus क्या होता है banking के अंदर। option A increase revenue streams, option B increase operational costs, option C focus on non-traditional businesses, and option C exit low margin business lines। तो पहले business realignment क्या होता है, इसमें refocus किया जाता है जो objectives होते हैं, बैंक अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफोकस करता है। तो इंक्रीज रेवेन्यू स्ट्रीम, रेवेन्यू स्ट्रीम इंक्रीज करना तो एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसमें रिफोकस नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है।
इंक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट, ये तो बैंक का कभी ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं। अगर ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो इट मीन्स जो उसके पॉजिटिव प्रॉफिट होने चाहिए वो पॉजिटिव नहीं, वो एक्चुअली नेगेटिव प्रॉफिट हो जाएंगे। तो ये भी एम नहीं हो सकता है बिजनेस रीअलाइनमेंट का। फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस पे फोकस करना ये भी नहीं होता। एक्चुअली बिजनेस अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स exiting the low margin business line. This is the focus of business realignment. Banks business realignment करते हैं ताकि वो जो लो मार्जिन बिजनेस लाइंस हैं जिसमें कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वहां से वो रिसोर्सेस को निकाल देते हैं और दे पुट देम इनटू बेटर यूज। रिसोर्सेस को वो बेटर यूज में पुट करते हैं ताकि द प्रॉफिट्स और द मार्जिन्स कैन बी इंक्रीज। तो बिजनेस रीअलाइनमेंट the objective in banking is exiting the low margin bank business lines. So the option D is the correct option. Next question. The question is the effect of efficiency initiatives on bank is. Efficiency initiatives अगर banks लेते हैं तो उसका effect क्या होता है? A. Increase direct cost reductions. B. Faster pace of growth for overhead costs. C. Support a faster pace of growth for revenue streams. And option D. Reduce investment in technology and marketing. तो अगर बैंक efficiency initiative ले रहा है तो उसका main aim क्या होगा? इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन। अगर हम लोग एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स का एम देखें, सो दे एम टू रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, जिससे कि डायरेक्टली क्या हो सकता है, जो कॉस्ट रिडक्शन हो सकते हैं, दिस कैन हैपन। सो ऑप्शन ए हमारे लिए सही ऑप्शन है। इसका फायदा क्या होता है? इट कैन हेल्प बैंक्स in improving the profitability. First, it can help the banks in improving the profitability and also help in invest in the new technology and customer services. अगर वो जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है रिड्यूस हो जाएंगे तो वो उस मनी को या उस फंड को यूज कर सकते हैं ताकि वो बेटर टेक्नोलॉजी को यूज कर सके या फिर कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, उसमें इन्वेस्ट कर सके। सो द एम इज इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? फास्टर पेस ऑफ ग्रोथ फॉर ओवरहेड कॉस्ट को ग्रो तो कभी करना ही नहीं चाहेगा बैंक, वो तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। सपोर्ट फॉर अ फास्टर पेस ऑफ ग्रोथ फॉर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, तो एफिशिएंसी इनिशिएटिव से रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं, ये भी नहीं होगा। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट को अगर रिड्यूस करेगा तो ये इसके लॉस मेकिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन केवल ऑप्शन ए है, इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विसेज में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स ऑन बैंक, it leads to increased direct cost reductions. Next question. The question says, innovative reward designs refer to. Banks innovative reward designs ये एक मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये innovative reward designs क्या होती हैं? ऑप्शन ए, offering a one size fits all reward model to the customers. Option B, designing a system that lets profitable customers enjoy premium benefits and redeem rewards easily and in various ways. Option C, tying up debit or credit cards with service providers for additional reward points. And option D, lowering operational costs and increasing effectiveness through self-service option. तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? जो रिटेल बैंकिंग होता है इसका मेन एम क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर जो होगा वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो डिलाइटेड रहेगा सर्विसेज से, तो ही और शी विल बी लॉयल, वो बैंक के साथ लॉयल रहेंगे। लॉयल रहने की वजह से क्या होगा? कस्टमर का रिटेंशन होगा, ऑल्सो न्यू कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड, टू द बैंक्स। तो अगर बैंक इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन यूज करना चाहता है तो वो क्या करेगा? इसका डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट लेट्स प्रॉफिटेबल कस्टमर्स एंजॉय प्रीमियम बेनिफिट्स एंड रिडीम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स इजीली इन वेरियस वेज। क्योंकि अगर वो रिवॉर्ड डिजाइन प्रोवाइड करेंगे तो जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं वो बैंक से सेटिस्फाइड रहेंगे एंड दे विल कंटिन्यू देयर सर्विसेज विद द बैंक। तो ये बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा।
इसी पर्पस के लिए बैंक्स यूज करते हैं रिवॉर्ड डिजाइन। वन साइज फिट्स ऑल ये तो कमर्शियल बैंकिंग या फिर रिटेल बैंकिंग का फोकस है ही नहीं, ये तो कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को साथ में प्रोवाइड करना, ये कुछ इनोवेटिव डिजाइन नहीं है ये। और लोअरिंग द ऑपरेशन कॉस्ट, ये सेल्फ सर्विस ऑप्शन तो इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन के अंदर नहीं आते। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉपर वहां पे गिफ्ट्स के फॉर्म्स पे या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में, तो फिर ये लोअरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं होता है। तो फिर हम लोग का ऑप्शन बी सही ऑप्शन होता है, क्योंकि ये बैंक्स को प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज करने का एक फोकस रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last question. So the question says the primary factor affecting branch level profitability of banks is, branch level profitability किस फैक्टर से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है? ऑप्शंस आर ए ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म, ऑप्शन बी नॉन इंटरेस्ट इनकम, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड ऑप्शन डी रियल जीडीपी फ्लक्चुएशंस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज non-interest income. Non-interest income in the form of fees and commissions, fees and commissions from the services such as account maintenance, also the ATM facilities, ATM transactions. These are a key factor in that affect the profitability of bank branches, and the branches that have higher non-interest income, they are generally more profitable. So higher the non-interest income, more profitable are those branches. So the correct option here is option B, non-interest income. Okay, this was all for today. हम लोगों ने चैप्टर 3 दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, इससे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये डिस्कस किए, एंड यहाँ पे मॉड्यूल ए हम लोग का खत्म हो गया है। अब जब हम लोग थर्ड क्लास में मिलेंगे तो वील स्टार्ट विद द मॉड्यूल बी, एंड अगेन वील कम अप विद 2 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स, जिससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको रिविजन में आपकी हेल्प करें। इसके अलावा again you can download the free mock test for the JIB exam from my online prep app that you can get from the Google Play app. उसके अलावा आप www.myonlineprep.com पे जाके भी इसको अवेल कर सकते हो, और अगर आप कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, आप चैनल से सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके और आप अपडेटेड रह सको, जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं आपका रिवीजन कंप्लीट हो सके। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग विद अस।